नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल था उसके प्रति हम भारतवासियों के हृदय में बहुत गर्व की भावना रहती है और चंद्रगुप्त के मौर्य के शासन काल के बारे में अधिक से अधिक हमें जानकारी मिल सके, इसके प्रति हम लोग बहुत छानबीन करते रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का एक विवरण मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, उसमें भी दिया गया है। तो आज हम लोग उसी पुस्तक का संदर्भ लेकर के कुछ बातें करेंगे, लेकिन पहले हम जान लें कि ये मेगास्थनीज था कौन। साथियों, सिकंदर ने भारतवर्ष में जो राज्य स्थापित किए थे, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने चाहा कि उन राज्यों पर सिकंदर का अधिकार सेल्यूकस का अधिकार हो जाए। लेकिन साथियों, चंद्रगुप्त तब तक ताकतवर हो चुका था और चंद्रगुप्त के आगे परास्त हुआ सेल्यूकस। सेल्यूकस को उस युद्ध में संधि के परिणाम स्वरूप अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ में करना पड़ा और चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत नियुक्त कर दिया जिसका नाम मेगास्थनीज था। ये मेगास्थनीज लगभग 5 सालों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और उसने एक पुस्तक लिखी इंडिका। इसी इंडिका पुस्तक का संदर्भ लेकर के हम लोग कुछ बातें करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के संबंध में। साथियों, ये पुस्तक बहुत ही विवादित भी है और कुछ लोग इसको बहुत प्रामाणिक भी मानते हैं। तो हम लोग सिर्फ ये उस में विवाद क्या है उस पर चर्चा करेंगे और उसने उस समय के जो शासन, वो जो समाज था, वो समाज किस तरीके से कितने वर्गों में विभक्त था, इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेगास्थनीज ने अपनी इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि भारत का समाज 7 भागों में विभाजित था। तो सबसे पहला जो उसका वर्ग था मेगास्थनीज के हिसाब से, वो दार्शनिक लोगों का था। मेगास्थनीज अपनी इस पुस्तक में लिखता है कि दार्शनिक लोगों की संख्या बहुत कम थी और वर्ष में ये एक बार राजा के समक्ष उपस्थित होते थे और ये जब राज्य के जो समाज था उनके हित में कोई सुझाव देते थे, फसलों के हित में कोई सुझाव देते थे, इस तरीके का कोई सुझाव वो देते थे, तो राजा उन्हें कर से मुक्त कर दिया करता था, क्योंकि उनके सुझाव राजा के शासन में काम आते थे। इसलिए उन्होंने जो टैक्स यानी कि कर लगता है उनसे मुक्त कर दिया करता था। लेकिन अगर कोई भी दार्शनिक की सूचना या उसका सिद्धांत झूठ पाया जाता था, 3 बार अगर झूठ पाया जाता था, तो उस पर यह दंड लगा दिया जाता था कि अब आप आजीवन मौन रहेंगे। मौन रहेंगे मतलब ऐसा नहीं कि आजीवन आप कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये कि आप कोई सलाह नहीं देंगे आकर के यहाँ पर, क्योंकि आप झूठे पाए गए। ऐसा दार्शनिकों का एक वर्ग था। अगला जो था वर्ग, वो किसान का था। किसान लोगों के बारे में इसमें ये लिखा हुआ है कि समस्त भूमि तो राजा की होती थी, किसान उसको जोतते थे और 1/4 हिस्सा उपज का स्वयं लेते थे, बाकी सब राजा को दे देते थे। ऐसी किसानों की व्यवस्था थी। अगला जो तीसरा नंबर था, वो चरवाहे और अहीर लोगों का था। साथियों, पशुओं को रखने, उनकी देखभाल करने और कभी कभी किसानों को किराए पर देने का काम ये चरवाहे और अहीर करते थे और जो बनेले पशु हुआ करते थे उनको नियंत्रण में रखने का काम भी ये चरवाहे और अहीर किया करते थे। ये घूम घूम करके अपना जीवन व्यतीत करते थे और डेरों में रहा करते थे, ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। चौथा जो वर्ग था वो व्यापारियों का वर्ग था। साथियों, ये व्यापारी बर्तन बेचते थे, सेनाओं के लिए कवच बनाते थे और जो उस समय जहाज हुआ करते थे, समुद्री जहाज, उनका निर्माण करते थे। ये लोग जो है राजा की तरफ से भोजन और मजदूरी पाया करते थे। राजा राज्य के प्रति नियत सेवाएं भी करते थे और राजा इन्हें मजदूरी भी दिया करता था। 5वां जो वर्ग था साथियों, वो लड़ने वाले मनुष्यों का हुआ करता था। जब अवसर पड़ता था तो ये लोग युद्ध में जाते थे और राजा के व्यय से इनका जीवन जो है चला करता था। राजा अपने व्यय पे इनको रखता था और इनका जीवन ऐसे होता था। ये जो लड़ने वाले लोग थे। साथियों, 6ठा वर्ग जो था वो निरीक्षकों का था। वे समाज में घूमते थे
और समाज में जो सूचनाएं गुप्त रूप से एकत्रित किया करते थे और राजा के पास पहुंचाते थे कि समाज की स्थिति क्या है, समाज की आपके बारे में धारणा क्या है और समाज में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये सब बातें वो राजा को पहुंचाया करते थे। इनको गुप्तचर भी कह सकते हैं, हालांकि इस पुस्तक में लिखा नहीं है, लेकिन ये गुप्त रूप से पहुंचाते थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुप्तचर भी होंगे। साथियों, इसी तरीके से ये जो निरीक्षक लोग थे, ये सेना की भी सूचना राजा के पास में पहुंचाया करते थे। और जो सातवां और अंतिम वर्ग था वो मंत्रियों और कर्मचारियों का था। ये जो पहले बताऊं कि ये जो निरीक्षक वर्ग था छठे वर्ग का, ये बहुत योग्य और विश्वास पात्र लोग होते थे। और जो सातवां वर्ग था वो मंत्रियों और राज्य कर्मचारियों का हुआ करता था। साथियों, ये लोग जो न्यायालय हुआ करता था, कचहरी होती थी, उसमें न्याय प्रदान करते थे और जो राज्य का प्रबंधन का कार्य था उसमें हाथ बटाते थे। तो साथियों, इस तरीके से ये जो सातवां वर्ग था मंत्रियों और राज्य कर्मचारियों का, इन लोगों के बारे में ये था कि ये लोग अपने जाति में ही विवाह कर सकते थे और एक ही व्यापार या व्यवसाय कर सकते थे। एक व्यक्ति दो व्यापार या दो व्यवसाय नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा हुआ है। यहाँ पर साथियों ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात लगती है कि जैसे कहा जाता है कि 4 वर्णों में भारतीय समाज बचा हुआ था, तो उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया। इसने 7 वर्गों में इस तरीके से बांटा हुआ है। तो ये जो बात मैंने आपको बताई, इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये कह रहा था कि इसमें कुछ विवादित बातें भी लिखी हुई हैं। तो विवादित बातें लिखी हुई हैं वो ये हैं कि इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि नुला नाम के पहाड़ों पर मनुष्य रहते थे और जिनके पैर पीछे घूमे हुए होते थे। ऐसा कोई प्राणी आज तक नहीं पाया गया, मनुष्य नहीं पाया गया जिसके पैर पीछे घूमे होते थे। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि नुलो नाम के पहाड़ों पर मनुष्य रहते थे जिनके पैर पीछे घूमे हुए होते थे और पैरों में 8-8 उंगलियां होती थीं। बिल्कुल तर्कहीन बात है, लेकिन इसमें लिखी हुई है। और अगला बात जो विवादित है वही लिखी हुई है कि एक जाति के ऐसे भी मनुष्य होते थे भारतवर्ष में किन्हीं राज्यों में, किन्हीं स्थानों पर, कि वो मनुष्य ना तो खाते थे ना पीते थे, यथार्थ में उनके मुंह तक नहीं हुआ करता था। ये कितनी तर्कहीन बात है, बिल्कुल बेकार की बात है। और एक बात और लिखी हुई है कि चींटियाँ जो लोमड़ी के आकार की हुआ करती थीं, वे सोने की खदानें खोदती थीं। तो इसमें के बारे में कुछ ऐसा था कि हो सकता है कुछ उनको सुगंध लग जाती हो कि यहाँ सोना है, तो खोद करके धूल निकालती होंगी। तो साथियों, इस तरीके की कुछ विवादित बातें भी इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन ये बात है साथियों कि इंडिका बहुत पुरानी पुस्तक है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल है वो जो विद्वान लोग मानते हैं उसके बारे में कुछ मतभेद है। लेकिन ये जो है मानते हैं विद्वान कि 321 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त का शासन रहा। कुछ लोग 316 ईसा पूर्व से लेकर के 292 ईसा पूर्व तक, कुछ लोग 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मानते हैं और कुछ लोग 316 ईसा पूर्व से लेकर के 292 ईसा पूर्व तक मानते हैं। यानी लगभग 24 सालों तक का शासन चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है। ये इंडिका पुस्तक में जो विवादित बातें मैंने आपको बताई, जो तर्कहीन बातें मैंने बताई, उसकी वजह ये भी हो सकती है साथियों कि इंडिका जो पुस्तक है वो मूल रूप से तो अब उपलब्ध नहीं है। ये जो पुस्तक वर्तमान में प्रचलित है, इसमें जो तत्कालीन यानी कि मेगास्थनीज के समय के जो इतिहासकार थे यूनान के या अन्य देशों के, उन्होंने अपनी जो पुस्तकें लिखी हुई हैं उसमें इंडिका पुस्तक से लेकर के कुछ उद्धरण दिए हुए हैं। और आज जो पुस्तक प्राप्त होती है उन्हीं पुस्तकों में जो उद्धरण हैं उनको संग्रहित करके वर्तमान पुस्तक बनाई गई है। तो इस तरीके से साथियों ये पुस्तक जो बनी है, और हिंदी में जो पुस्तक है इसका जो अनुवाद है उसको प्रसिद्ध साहित्यकार हिंदी के रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो इस तरीके से जो पुस्तक हमें प्राप्त होती है ये
कुछ बातें तो इसमें विश्वसनीय हैं और कुछ बातों पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए, इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। जो बातें मैंने आपको बताई आखिरी में कि मनुष्य होते थे जिनकी 8 उंगलियां हुआ करती थी पैरों में और पैर पीछे की ओर मुड़े हुआ करते थे, ये तो बिल्कुल ही बेशक पैर की बातें हैं, इन पर कौन विश्वास करेगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। तो साथियों, ये इंडिका पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में बहुत सी बातें बताती है जिन्हें विश्वसनीय भी माना जाता है। तो ये जो पुस्तक का विवरण मैंने आपको बताया, ये आपको कैसा लगा, अपनी टिप्पणियों से मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।